नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद स्वागत करता हूं आपका एनएस नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, परिदृश्य काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा में पैटर्न या कह लें कि परीक्षा का जो प्रकार है वो परिवर्तित होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति सुदृढ़ करने में करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और हमने दोस्तों इसका एक सीरीज़ शुरू किया था और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, करंट अफेयर्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए दोस्तों कुछ नए घटनाक्रम को देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना दोस्तों ये 24 अगस्त 2022 को पंचायती राज दिवस के मौके पर मोदी जी के द्वारा इसमें उल्लेख इसका किया गया था और इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि 15 अगस्त 2023 तक 75 यानी 75 अमृत सरोवर तैयार किया जाएगा। दोस्तों 75 अमृत सरोवर तैयार किया जाएगा। दोस्तों इस योजना के नोडल विभाग यानी जो मुख्य कोऑर्डिनेटिंग विभाग कौन होंगे, तो वो होगा ग्रामीण विकास विभाग, यानी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इसके मुख्य नोडल होंगे। और इसके अलावा कुछ अन्य डिपार्टमेंट होंगे जो इसके साथ सहयोगी का काम करेंगे, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, भू संसाधन एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ये सारे जो मंत्रालय हैं इसकी सहायक भूमिका में रहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमृत सरोवर योजना 15 अगस्त 2023 तक 75 अमृत सरोवर तैयार किया जाएगा। 24 अगस्त 2022 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया था। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अभी देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है और यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो बाकी 3 टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो हैं रणथंभौर जो पहला टाइगर रिजर्व है, फिर सरिस्का और मुकुंदरा। यानी ये 3 टाइगर रिजर्व के बाद रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व हो गया है। महाराष्ट्र और एमपी यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं और कर्नाटका में 5 टाइगर रिजर्व हैं। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके अलावे अगर कुछ इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोस्तों ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये राजस्थान के बूंदी ज़िले में पड़ता है। और जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य यानी ऐसे जो अभ्यारण्य हैं, ऐसे जो टाइगर रिजर्व हैं, उसको कौन डिक्लेयर करता है, इसको कौन घोषित करता है कि यह एक कंजर्वेशन एरिया होगा, तो इसे घोषित करता है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रणथंभौर पहला टाइगर रिजर्व था, ये 1973 में बना था। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यानी सबसे बड़ा बिगेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुना श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों ये तो 52वां टाइगर रिजर्व बना है। तो 51वां टाइगर रिजर्व कौन था, तो दोस्त 51वां टाइगर रिजर्व था मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये जो शुरू हुई थी 1973 में। और टाइगर मैन यानी टाइगर मैन किसको कहा जाता है, टाइगर मैन किसको कहा जाता है, तो वो है कैलाश सांख्या। ये टाइगर मैन इनको कहा जाता है। यानी बाघों के संरक्षण में इन्होंने अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और टाइगर डे की बात करें तो ये 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस होता है। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व एमपी में है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व एमपी में है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं निदेशक एक नौसेना सर्वेक्षण पोत है। INS गोमती एक युद्ध पोत है जिसे डिकमीशन कर दिया गया और जिसे
कार्य मुक्त कर दिया गया। कितने वर्षों की सेवा के बाद? यानी 34 वर्षों की सेवा देने के बाद इसे डिकमीशन कर दिया गया, कार्य मुक्त कर दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया। 1988 में इसका कमीशनिंग हुआ था मझगांव डॉक। 1988 में मझगांव डॉक में इसका कमीशन हुआ था और इसे अंततः 34 वर्षों की सेवा के बाद इसे डिकमीशन कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें जो डिकमीशन की अगर हम बात करें, कार्य मुक्त करने की बात करें, तो एक और युद्धपोत है जिसे डिकमीशन किया गया, सेवा मुक्त किया गया, वो है INS खुकरी। दोस्तों, INS खुकरी, इसे भी सेवा मुक्त कर दिया गया। ये भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बनाया गया था और इसे कहाँ से डिकमीशन किया गया, कहाँ से इसे कार्य मुक्त किया गया? तो इसे विशाखापत्तनम में कार्य मुक्त किया गया है। अब देखते हैं फिनलैंड और स्वीडन। ये जो फिनलैंड और स्वीडन जो नॉर्वेगियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने नाटो में सदस्यता हेतु आवेदन दिए हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नाटो में सदस्यता के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन टर्की द्वारा आपत्ति जताई गई। ये जो रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, इसके हिसाब से इसको मद्देनज़र देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। नाटो संगठन का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था 1949 में और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। दोस्तों, बंधन, मैत्री, मिताली एक्सप्रेस, ये 3 एक्सप्रेस ट्रेन आप याद रखेंगे। बंधन, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस जो भारत और बांग्लादेश के बीच रेल परिवहन सेवा थी, जिसे कोरोना के बाद पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये बंधन, मैत्री और मिताली, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल परिवहन सेवा है। राखी गढ़ी, दोस्तों, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है राखी गढ़ी। ये हरियाणा में अवस्थित है और यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली आभूषण के फैक्ट्री, यानी आभूषण की जो फैक्ट्री होती है, आभूषण की जो निर्माण करने वाली फैक्ट्री होती है, इसके अवशेष हाल फिलहाल में प्राप्त हुए हैं। तो ये साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ पे दोस्तों? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें दोस्तों, अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो सबसे लास्ट पोजीशन पर नॉर्थ कोरिया है और नॉर्वे सबसे पहले पोजीशन पे है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 150वां है। 180 देशों में भारत का जो स्थान है वो 150वां है। और ये रिपोर्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये इंडेक्स या ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये एक संस्था है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार करती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु परिसीमन के पश्चात सीटों में वृद्धि की गई। वहाँ के जो सीट हैं उसमें वृद्धि की गई। लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो सीट आती है उस सीट में वृद्धि की गई। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर विधानसभा हेतु परिसीमन के पश्चात सीटों में वृद्धि की गई, यानी विधानसभा के सीटों में वृद्धि हुई। पहले 83 थी, अब 90 कर दी गई है। यानी पहले जो विधानसभा की सीट थी वो 83 थी, अब 90 कर दी गई है। 90 में जो ये 43 है, 43 जम्मू कश्मीर को अलॉट की गई, यानी 43 जो विधानसभा सीट है वो जम्मू कश्मीर के खाते में आई और 47 जो विधानसभा सीट है वो कश्मीर के खाते में आई। और इसमें जो बेस ईयर बनाया गया उसे जनगणना 2011 जो 2011 का सेंसस है उसको आधार वर्ष बनाकर परिसीमन किया गया। अगर शेड्यूल ट्राइब के विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो दोस्तों इसमें 6 जम्मू के लिए सीट आरक्षित की गई और 3 कश्मीर को दिया गया। अब दोस्तों आते हैं टोमेटो फ्लू। केरल राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में फैली बीमारी है ये। केरल राज्य में टोमेटो फ्लू कहाँ पे चला हुआ है अभी? तो टोमेटो फ्लू केरल राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये टोमेटो फ्लू देखने को मिला है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं लाल रंग के फफोले
शरीर में, चेहरे में उग आते हैं। टोमेटो फ्लू कहाँ देखने को मिला है? तो केरल राज्य में, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। दोस्तों एक सेक्शन है आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का 124A। इम्पॉर्टेंट है इसको जानना कि 124A किस जो है सो चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों जो आईपीसी की धारा 124A है ये सेडिशन अर्थात देशद्रोह से संबंधित है, और यह जो सेक्शन है वह देशद्रोह को एक संज्ञेय अपराध के रूप में परिभाषित करती है, और इसे हाल फिलहाल 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसीलिए सेक्शन 124A इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरटीएस अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दोस्तों ये दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका स्पीड होगा 180 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी अधिक स्पीड है, 180 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो निर्माण होगा 85.12 किलोमीटर के रूट में निर्माण होगा। पावर अल्स्टॉम ये एक कंपनी है, इसके द्वारा ट्रेन के सेट का निर्माण किया जा रहा है। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो संचालन किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये संचालित की जा रही है। अब है IPEE इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दोस्तों इस फ्रेमवर्क की चर्चा या इस फ्रेमवर्क का जो निर्माण है, ये क्वाड सम्मेलन जो टोक्यो में शुरू हुआ था, क्वाड सम्मेलन जो टोक्यो में शुरू हुआ था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन 4 कंट्रीज़ का जो क्वाड्रिलेटरल संगठन है, चतुर्भुज संगठन है, वो है क्वाड। इसके टोक्यो सम्मेलन में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ, और ये यूएसए की पहल पे इस फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। इसमें क्वाड के देश यानी जो क्वाड के जो ये 4 देश हैं और 9 अलग देश अर्थात 9 और 4 13 देश शामिल हैं IPEE। और इस IPEE निर्माण के पीछे कारण क्या था? तो इसके निर्माण के पीछे जो मुख्य कारण था वो था इंडो पैसिफिक रीजन, यानी भारतीय प्रशांत जो महासागर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर चीन के जो बढ़ते दबाव के कारण, चीन जो वहाँ पे अपना दबदबा बना रहा है, अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे अपने पोर्ट्स हार्बर्स बना रहा है, और इस माध्यम से वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये IPEE बनाया गया। अब देखते हैं दोस्तों सेपा, CEPA, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, यानी जो समग्र आर्थिक जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट है। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच 18 फरवरी को हस्ताक्षरित हुआ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 अप्रैल को, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 अप्रैल को सेपा एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुआ। इंडिया UAE के बीच 18 फरवरी को हस्ताक्षरित हुआ। अब दोस्तों आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और एस्टीमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी ये संसदीय कमेटी है। ये संसदीय कमेटी है। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें सामान्यतः लीडर ऑफ अपोजिशन यानी जो विपक्षी पार्टी से इस समिति के अध्यक्ष को चुना जाता है। दोस्तों पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसका जो चुनाव होता है वह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से। जिस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसी तरह की पद्धति अपनाई जाती है। और यहाँ पर 1/5 सदस्य जो है हर साल अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संतोष कुमार गंगवार। तो ध्यान रखेंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी संतोष कुमार गंगवार, पब्लिक
अकाउंट कमेटी के अधीर रंजन चौधरी। और फिर आता है एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। एस्टीमेट कमेटी में सबसे अधिक सदस्य होते हैं दोस्तों, 30 सदस्य होते हैं और इसका भी चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा ही होता है। और इन चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो एस्टीमेट कमेटी है उसके अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर एस्टीमेट कमेटी का सदस्य हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष डेप्यूटी चेयरमैन, जो लोकसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, अगर एस्टीमेट कमेटी का सदस्य हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वह चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। इसे ध्यान में आप रखेंगे। तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसमें 24 लाख से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें इंदौर जो शहर है इसका स्थान सबसे पहला है, फिर सूरत विजयवाड़ा है और कोटा जो राजस्थान का है इसका सबसे अंतिम स्थान है। अगर 1 से 3 लाख के आबादी की बात की जाए तो 1 से 3 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उसमें NDMC जो दिल्ली का है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, उसको सबसे पहला स्थान दिया गया, फिर अंबिकापुर का और फिर अंत में सासाराम का सबसे लास्ट स्थान है। ये बिहार का सासाराम जिसका सबसे लास्ट स्थान है। अगर 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र की बात की जाए, शहर की बात की जाए तो उसमें वीटा, लोनावला और ससवाट, ये तीनों मुंबई में अवस्थित हैं। इसको स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे टॉप का दर्जा मिला है। कैंटोनमेंट की बात की जाए, कैंट की बात की जाए तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से कैंटोनमेंट में जो अहमदाबाद का जो कैंटोनमेंट एरिया है ये सबसे टॉप किया है और फिर मेरठ का और फिर दिल्ली कैंट। दोस्तों ये स्वच्छ सर्वेक्षण है। इंदौर सबसे टॉप पर है और कैंटोनमेंट में अहमदाबाद और 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में NDMC सबसे टॉप पर है। स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार, दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार है इसमें ओवरऑल जो रैंकिंग दी गई इसमें इंदौर शहर सबसे टॉप पर रहा है, फिर सूरत, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे टॉप पर रहा है। लीडरशिप की बात करें दोस्तों, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो लीडरशिप की बात करें तो इसमें अहमदाबाद सबसे टॉप पर है, फिर बनारस और फिर रांची। अगर स्मार्ट सिटी डेवलप करने की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी डेवलप करने में यूपी का सबसे पहला स्थान है, फिर MP का और यूनियन टेरिटरी में सबसे टॉप चंडीगढ़ का स्थान है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज में कुछ नए घटनाक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।